या तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। एलोकेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि चार्जिंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। किसी एक खास डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं उनको उस डिपार्टमेंट को दे देने का नाम एलोकेशन है। सेकंड वाज द अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट में हम क्या कहते हैं कि अच्छा एक डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं वो तो दे दी, तो जो कॉमन ओवरहेड्स हैं उनको फिर हम क्या करेंगे, उनको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोई एक अप्रोप्रिएट बेस यूज करके शेयर कर देंगे। और फिर री अपॉर्शनमेंट में हम जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है प्रोडक्शन को चार्ज कर देंगे। एंड फाइनली एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि जो ओवरहेड्स हैं उनको हम यूनिट्स में चार्ज कर देते हैं, यूनिट्स का इस्तेमाल। ठीक है जी। तो आज हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये व्यूएबल हो। मैं इसको प्लस माइनस ऊपर नीचे कर लिया करता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग तीन हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं विच आर मेंटेनेंस एंड। सबसे पहले एक मैनेजर की सैलरी है, तो मैनेजर की सैलरी जो है दैट इज टू बी एलोकेटेड। तो लेट्स एज्यूम कि वो मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर की 1 लाख है, असेंबलिंग के मैनेजर की 70,000 है, फिनिशिंग के मैनेजर की 60,000 है। ठीक है। और मेंटेनेंस के मैनेजर की 30,000 है और स्टोर के मैनेजर की वो 20,000 है। तो टोटल जो है आपकी कॉस्ट 2,80,000 बनती है। तो 2,80,000 हमने हर एक को एलोकेट कर दी है। ये हमें ऑलरेडी एलोकेशन का ना हमें पहले से पता होता है कि ये कॉस्ट प्लांट डिपार्टमेंट की है। ठीक है। और ये हमने प्लांट डिपार्टमेंट को देनी है। उसके बाद कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनका हमें टोटल में पता होता है। ठीक है। अगर हमें टोटल में उनका पता है तो हमने एक्चुअली वो कॉस्ट उन डिपार्टमेंट्स में शेयर कर। मिसाल के तौर पर वी हैव दिस बिल्डिंग रेंट। तो ये तो एडमिन डिपार्टमेंट वाले या जो भी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये टोटल रेंट पे कर रहे होंगे 1,50,000। 80,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो हमने पे करना है या किया है। 120,000 की हीट एंड लाइट के एक्सपेंसेस हैं जो बजटेड हमारे आएंगे अगले साल में। जो वेलफेयर की कॉस्ट है, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर से रिलेटेड 50,000 पाउंड जो है डॉलर्स हम वहाँ पे कंज्यूम करेंगे। अब ये ऐसी कॉस्ट हैं जो हर डिपार्टमेंट को जानी चाहिए। यानी बिल्डिंग का रेंट सबको शेयर होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट जो है वो कंज्यूम कर रहा है, बिल्डिंग को यूज़ करता है, उसका रेंट हर किसी को शेयर होना चाहिए। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सबको शेयर होना चाहिए। देन हीट एंड लाइट एक्सपेंसेस सबको शेयर होने चाहिए। देन वेलफेयर की कॉस्ट सारों में जानी चाहिए, जाहिर है सब में एम्प्लॉइज हैं। तो सवाल ये है कि ये सबको कितना कितना देंगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस, सॉरी ये रीअपॉर्चमेंट है, इससे प्रोसेस ऑफ शेयरिंग कॉमन ओवरहेड्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ तक की बात करें यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेस। यानी इस 1,50,000 को जब मैंने इन चारों पांचों डिपार्टमेंट्स को देना है ना, तो कोई एक बेस यूज करेंगे। तो वो बेस जो है वो कौन सी है, उसके लिए बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, ये राइट साइड पे आप देखें, वी आर गिवन विद द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, क्वेश्चन में भी गिवन होंगी। फ्लोर एरिया गिवन है हमें सबका। ठीक है। कुछ बेसिस कॉमन सेंस बेस्ड भी होती हैं कि अच्छा कौन सी कॉस्ट किस बेस पे जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द फ्लोर एरिया, तो आपका जो रेंट है फ्लोर एरिया पे जाता है। जिसके पास जितना ज़्यादा फ्लोर का एरिया होगा उसको उतना ज़्यादा रेंट चार्ज करेंगे। देन जो हीट एंड लाइट की कॉस्ट है वो वॉल्यूम पे जाती है। इसका वॉल्यूम ना हो तो फ्लोर एरिया पे दे दो। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो नॉर्मली नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर हर किसी का सेपरेट मीटर है तो मीटर की यूनिट्स के हिसाब से उसको अपॉर्शन कर दो। और अगर सेपरेट सब मीटर नहीं लगे हुए तो फिर द सेकंड बेस्ट चॉइस इज द फ्लोर एरिया, तो फ्लोर एरिया पे कर दो। और जो वेलफेयर की कॉस्ट है एम्प्लॉइज की, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे ही हम करेंगे। तो ये बेसिस भी आपको गिवन है, हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल बेस भी गिवन है और टोटल बेस भी गिवन है। ये बेसिस फॉर रीअपॉर्चमेंट अभी हमारे इस
टॉपिक का हिस्सा नहीं है। सो मैं सबसे पहले रेंट की बात करता हूँ। तो देखिए जो फॉर्मूला है अपॉर्शनमेंट का, दिस इज द फॉर्मूला जो यहाँ पे ये आपको गिवन है कि इफ यू आर गिवन विद द एनी अमाउंट, मैं उसको थोड़ा सा फॉर्मूले की शेप में ले आता हूँ, अमाउंट डिवाइडेड बाय करंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज, या इसको हम करंट परसेंटेज भी कहते हैं, और मल्टीप्लाई इसको हम कर देते हैं विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। मैं इसको जरा थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यस, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय द रिक्वायर्ड परसेंटेज। यस, ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा। इसका मैं थोड़ा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि जरा क्लियरली विजिबल हो। सो दिस इज द फॉर्मूला, अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज। ये फॉर्मूला है अपॉर्शनमेंट का। तो व्हेनेवर यू हैव टू अपॉर्शन समथिंग, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। वैसे अपॉर्शनमेंट बड़ी एक कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच है। कॉमन सेंस बेस्ड कैसे है? मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपया है, मैंने 10 बंदों में शेयर करना है, हर बंदे ने जितनी जितनी रोटियां खाई हैं उस हिसाब से मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ रोटीज की बेस पे शेयर करना है। तो टोटल रोटियां कर लूंगा मैं, टोटल कितनी खाई गई हैं, तो 100 लेट्स से टोटल 20 रोटियां खाई गई हैं, तो मैं 100/20 कर लूंगा, तो वो 5 रुपए पर हेड निकल आएगा, पर रोटी निकला, एक रोटी का 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा जिसने रोटियां खाई। ठीक है, तो ये है यानी टोटल कॉस्ट विच इज 100 रुपया डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज विच इज 20 रोटियां। तो दिस इज इक्वल टू कॉस्ट पर रोटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रोटीज। ठीक है, जिसने जितनी खाई है। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है। परसेंटेज में अगर गिवन हो तो ये कर ले, अदरवाइज खाली फिगर्स गिवन है तो फिर ये जो फॉर्मूला है येलो में, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल बेस मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल बेस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट वो जो आपने शेयर करनी है, वो टोटल बेस वो जो आपको यहाँ पे गिवन है, और मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल बेस उसकी जाती बेस। अच्छा, लेट्स से मैं अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को, इस 1,50,000 की जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग को, इसका रेंट का शेयर देता हूँ। फॉर्मूला लगेगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज 1,50,000। बजाय कॉस्ट लिखने के मैं सेल का रेफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, या चूंकि इसको चेंज नहीं हमने करना, तो मैं इसका 1,50,000 ही ले लेता हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट 1,50,000 डिवाइडेड बाई टोटल बेस। चूंकि ये रेंट फ्लोर एरिया पे जाएगा तो मेरा टोटल फ्लोर एरिया 1,90,000 है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 1,90,000 का मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल बेस। इंडिविजुअल बेस क्या है? अब ये जो इसका इंडिविजुअल फ्लोर एरिया मैन्युफैक्चरिंग का, विच इज मल्टीप्लाइड बाई दिस मैन्युफैक्चरिंग का, ये मैं इसलिए ले लेता हूँ ताकि जब मैं उसको फॉर्मूला आगे मूव ऑन करूँ तो ऑटोमेटिकली वो फिर असेंबलिंग का ले ले, फिर फिनिशिंग का ले। बाकी मैंने क्योंकि फिगर्स लिखी हैं तो उनका वो एब्सोल्यूट रखेगा। T23 में दिस वन है, तो ये मेरी 39,474 कॉस्ट निकल आई है कि रेंट का इतना शेयर बिल्डिंग को चला जाएगा, इसको मैन्युफैक्चरिंग को। इसी तरीके से अब मैं फॉर्मूला आगे ड्रैग ऑन कर लेता हूँ, तो आप देखें कि ये असेंबलिंग में कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 31,570। जरा फॉर्मूला बार में जाएं ऊपर, तो देखें आपको नजर आएगा टोटल कॉस्ट 1,50,000 डिवाइडेड बाई टोटल बेस मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल बेस। अब इसकी इंडिविजुअल बेस N20 से उठाई है, तो असेंबलिंग को देख लेते हैं। ये असेंबलिंग का N20 में ही इसकी इंडिविजुअल बेस है। इसी तरह फिनिशिंग की इंडिविजुअल बेस उसने O20 से उठाई है। फिनिशिंग की इंडिविजुअल बेस ये 20,000 है, तो दिस इज O20 बिल्कुल सही उठाई है। और मेंटेनेंस की G22 से उठाई है, सॉरी मेंटेनेंस की उसने P20 से उठाई है, तो मेंटेनेंस इज यस इट इज P20। और स्टोर की उसने
Q20 से उठाई है, तो स्टोर को मैं क्लिक करता हूँ तो दिस इज माई सेल Q20, तो बिल्कुल सही इसने उठाई है। तो ये मेरी जो रेंट है वो तमाम डिपार्टमेंट में शेयर हो गया, किस बेस पे, फ्लोर एरिया के। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसको मैं शेयर करता हूँ, दिस इज 80,000, अगेन टोटल कॉस्ट, ये भी फ्लोर एरिया पे जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल बेस, ठीक है, 1,90,000 इज द टोटल बेस, मल्टीप्लाइड बाई द इंडिविजुअल बेस। टोटल कॉस्ट दिस मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल बेस। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है मैन्युफैक्चरिंग को आ गया, इसी तरह असेंबलिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस और स्टोर सबको हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये शेयर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हीट एंड लाइट एक्सपेंसेस। अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल कॉस्ट 1,20,000 डिवाइडेड बाई टोटल बेस। अब हीट एंड लाइट एक्सपेंसेस बेटर जो 3 बेसिस मुझे गिवन है ना, इनमें सबसे बेस्ट वॉल्यूम है, तो मैं वॉल्यूम की बेस पे शेयर करूंगा। मेरा टोटल वॉल्यूम 4,30,000 क्यूबिक कैपेसिटी है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल बेस 4,30,000 मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मल्टीप्लाइड बाई द इंडिविजुअल बेस। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन देना है मुझे, देयर इज द मल्टीप्लीकेशन साइन मल्टीप्लाइड बाई द इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, ये आ गया। तो इसी तरीके से मैं फॉर्मूला सब में शेयर कर दूंगा। आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो करते हुए आपको ख्याल रखना है कि जो आपका टोटल निकले, यानी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, असेंबलिंग की, फिनिशिंग की, इसकी टोटल कर लिया करें, दिस मस्ट इक्वल टू 120,000। तो आप नीचे देखें ये सम में 120,000 शो कर रहा है, ज़ाहिर फॉर्मूलाज लगाए हैं तो मेरे पास एरर का चांस कम है। तो वेलफेयर कॉस्ट अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जाएगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल 110 है, तो मैं डिवाइडेड बाई 110 कर लूंगा, मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल बेस की जब बात करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग के टोटल 50 एम्प्लॉइज हैं, तो 50,000 में से इनको चली गई, एंड ऑनवर्ड हर किसी को आपकी वो जो कॉस्ट है वो अपॉर्शन होगी। ये अब हमारे टोटल ओवरहेड जो हैं एलोकेटेड एंड अपॉर्शन, हर डिपार्टमेंट के, ये एक हमारे पास फिगर आ गई है एलोकेटेड एंड अपॉर्शन ओवरहेड्स की, ठीक है। तो इसको अब आप ध्यान में रख लें कि दिस इज द टोटल फिगर, कि अब हर डिपार्टमेंट को ओवरहेड्स जितने भी हैं वो चार्ज हो चुके हैं। तो ये दूसरा स्टेप हमारा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को वापस प्रोडक्शन को चार्ज करना है, विच इज कॉल्ड रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट में हम क्या करते हैं, दो मेथड्स हैं जो यूज होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। जरा गौर से सुन लीजिएगा कि कब कौन सा मेथड यूज होता है। अगर आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विसेज बिल्कुल भी ना दे रहे, सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को बिल्कुल भी सर्विसेज ना दे रहे हों, तो फिर बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट मेथड ही यूज होता है, मेथड अवेलेबल ही डायरेक्ट होता है, तो फिर रेसिप्रोकल मेथड यूज नहीं होता। एक बात हो, दूसरी बात, अगर आपके सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हो, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हों, तो फिर क्या होता है कि एक एक यस, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स को चार्ज करने का तरीका है वो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेसिप्रोकल मेथड। अगर सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर डायरेक्ट मेथड भी यूज हो सकता है और ये रेसिप्रोकल मेथड भी यूज हो सकता है। फिर कौन सा करना है ये क्वेश्चन है, यानी अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हो फिर आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ना बताया हो तो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट फिर रेसिप्रोकल मेथड होता है, लेकिन अगर बताया हो तो जाहिर है फिर तो वो हम वही यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड और रेसिप्रोकल मेथड दोनों में मेन फर्क क्या है कि डायरेक्ट मेथड में हम सिंगल शॉट में ओवरहेड्स को तमाम डिपार्टमेंट्स में शेयर कर देते हैं एक ही दफा में,
जबकि रेसिप्रोकल मेथड में हमें बार बार वो स्टेप्स रिपीट करने पड़ते हैं अनटिल कि हमारे ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट से बिल्कुल खत्म हो और प्रोडक्शन को चलाना हो। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको रीअपॉर्चमेंट की बेसिस जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये गिवन है आपको बेसिस ऑफ रीअपॉर्चमेंट कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट ये दो है ना हमारे सर्विस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग को 60% दे रहा है, असेंबलिंग को 20 दे रहा है, फिनिशिंग को 10 दे रहा है और स्टोर को भी 10 दे रहा है। इसका मतलब ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एज अ सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर को भी, जो कि बजाते खुद सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको भी सर्विस दे रहा है। इसी तरीके से स्टोर डिपार्टमेंट 40% मैन्युफैक्चरिंग को दे रहा है, 20% असेंबलिंग, 20% फिनिशिंग और 20% मेंटेनेंस को भी सर्विस दे रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों डिपार्टमेंट्स चूंकि एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, वी कैन यूज आइदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अगर तो ये दोनों एक दूसरे को सर्विस ना दे रहे होते तो फिर तो मसला ही नहीं था, फिर तो डायरेक्ट मेथड था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फिनिशिंग में हम परसेंटेज ले लेते हैं 20 और स्टोर में 0 कर देते हैं कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है 60% मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है, 60% सॉरी 20% असेंबलिंग और 20% फिनिशिंग, कुल मिला के 100%। इसी तरह जो स्टोर है वो 40% मैन्युफैक्चरिंग, 20% असेंबलिंग और 30% फिनिशिंग को सर्विस दे रहा है और 40-30-70, 20-90 और 30 इसको दे रहा है। तो टोटल 100% में से ये उसकी सर्विसेज है, मेंटेनेंस को कुछ नहीं दिया। तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना कोई। मैं क्या करूंगा, जो मेंटेनेंस की जितनी भी कॉस्ट है उसका 60% मैन्युफैक्चरिंग को दे दूंगा, 20% असेंबलिंग को और 20% फिनिशिंग को, और मेरी मेंटेनेंस की कॉस्ट खत्म। एक गो में मैंने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट शेयर कर दी। इसके बाद स्टोर की जितनी भी कॉस्ट है वो मैं 40% मैन्युफैक्चरिंग को, 30% असेंबलिंग को और 30% फिनिशिंग को दे दूंगा और मेरी कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गई। डायरेक्ट मेथड इसके अलावा और कर ही नहीं सकते। आप क्या रिपीट करेंगे कि सिंगल गो में आपकी जो सर्विस डिपार्टमेंट का उनकी कॉस्ट खत्म हो चुकी है। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो भी और सर्विस डिपार्टमेंट से एक दूसरे को सर्विस दे रहे हों, लाइक दिस सिचुएशन, तो फिर हमें डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं और रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन हो वो मेथड यूज करें, कोई भी नहीं गिवन तो रेसिप्रोकल बाय डिफॉल्ट यूज करें। तो मैं इस तरह करता हूँ कि पहले मैं इनको डायरेक्ट मेथड से करता हूँ। अब रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आपको सर्विस डिपार्टमेंट्स मिलें एक दूसरे को सर्विसेज देते हुए और मेथड जो यूज होगा डायरेक्ट होगा, तो सबसे पहले तो अपने पास ये जो परसेंटेजेस है ना, जो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, इसको क्रॉस आउट कर दें। यूं समझें कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे ही नहीं रहे, लेकिन बाकी परसेंटेज चेंज नहीं करते। अब होगा क्या कि हमारी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है ना, हम उसको 100% कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम कर लेंगे 60, 20 और 10। टोटल हम इसको 80 और 10, 90% कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्टोर की कॉस्ट को हम 80% कंसिडर करके तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एक सिंगल शॉट में, सिंगल गो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डायरेक्ट मेथड अगर करना हो तो सबसे पहले आई वुड क्रॉस दीज स्टोर्स सर्विसेज गिवन टू ईच अदर, उसको मैं क्रॉस कर दूंगा और मैं आऊंगा वापस अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो डायरेक्ट में ये जो 2,16,742 है, जाहिर सी बात है मैंने शेयर तो इन्हीं को करना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सॉरी नॉट 16,16, मेंटेनेंस के ओवरहेड्स मैंने शेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मेंटेनेंस के ओवरहेड्स को मेंटेनेंस में से माइनस करूंगा, ठीक है। ये वाले ओवरहेड्स मैं क्या करूंगा, मेंटेनेंस से उठा लूंगा, उठा के डिवाइडेड बाई 90% कर दूंगा। क्यों? क्या आप ये देखें कि मेंटेनेंस जो है उसकी टोटल परसेंटेज कितनी रह गई। अगर हम स्टोर वाली परसेंटेज निकाल दें तो मेंटेनेंस की टोटल बचती है 60, 20, 80 और 10, 90 डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज multiplied by individual percentage which is 60% for manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग को 60% सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरी कॉस्ट जो है 2,750 मेंटेनेंस को शेयर हो गई है, सॉरी इसको मैन्युफैक्चरिंग को शेयर हो गई। इसके बाद मैंने असेंबलिंग को शेयर करना है।
तो अगेन वही तरीका, मेरी कॉस्ट यही 52,750 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 90 मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल परसेंटेज 20। आप देख लें असेंबलिंग को वो 20% सर्विस ये चली गई। इसके बाद मैंने यही कॉस्ट फिनिशिंग को देनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 90 मल्टीप्लाइड बाय 10% जो है ये सर्विसेज आप दे रहे हैं फिनिशिंग। तो आप इन तीनों का जरा टोटल करेंगे तो यू विल गेट 52,750। मैं यहाँ पे इसका एक टोटल भी ले लेता हूँ कि द टोटल इज 52750 जो मेरी टोटल फिगर आ गई है। इसका मतलब मेरे ये जो ओवरहेड्स हैं ये सही शेयर हुए हैं अमंग ऑल 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस से ओवरहेड्स निकल गए, 0 रह गए मेंटेनेंस में ओवरहेड्स। ठीक है, मैं बल्कि इसको लिख लेता हूँ -52,750 यहाँ से माइनस कर देता हूँ ताकि एट द एंड जो है वो टोटल यहाँ पे हम नीचे कर लें कितना है। जाहिर है यहाँ पे अब 0 आ जाएगा बिकॉज जितना मैंने ऐड किए उतना ही मैंने माइनस कर दिया। सो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट गॉन 0। अब आगे हम स्टोर डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्टोर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं 153,415। इसके लिए स्टोर की परसेंटेज लूंगा तो स्टोर की टोटल परसेंटेज जो बनती है एक्सक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट परसेंटेज वो है 80%। तो 40 + 20 + 20 कुल मिला के 80% हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 80 मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल परसेंटेज 40। ठीक है, तो ये स्टोर की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को चली गई। इसी तरह स्टोर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 80 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, 20% इसको चली जाएगी। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोर डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय सेम 20% आप फिनिशिंग को भी वो सर्विसेज दे रहा है। तो इससे ठीक है, यहाँ पे इन तीनों को आप ऐड करें यू विल गेट 153,415। इसका मतलब ये ऐड हो गया है। यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ 153,415। तो मेरी यहाँ से ये कॉस्ट माइनस हो जाएगी। इसका मतलब मेंटेनेंस और स्टोर में कॉस्ट 0 हो चुकी है। अलबत्ता आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये कॉस्ट जाके चार्ज हो चुकी है और एक सिंगल शॉट में एक ही दफ़ा में मेंटेनेंस की हो गई है और एक ही दफ़ा में स्टोर की। ठीक है जी, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। यानी ये डायरेक्ट मेथड आप तब भी यूज कर सकते हैं जब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हो। करना आपको क्या है, बस आपको उन दोनों की जो म्यूचुअल सर्विसेज हैं उसको इग्नोर करना है और रिमेनिंग परसेंटेज पे आपको अपने ओवरहेड्स को शेयर कर देना है। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब अगर हम करते हैं रेसिप्रोकल मेथड, यानी हम इसको रिकग्नाइज करते हैं कि यार ये हर स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेनेंस को सर्विसेज दे रहा है और मेंटेनेंस स्टोर को सर्विसेज दे रहा है। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, अब ये जो डायरेक्ट मेथड के जरिए मैंने किया ना ये खत्म होगी बात। मैं दोबारा से इन्हीं ओवरहेड्स को ये जो 52,750 है और 153,415 है इन्हीं को लेके दोबारा से मैं शेयर करूंगा यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड। ओके, सबसे पहले हम इस पे आते हैं। मेंटेनेंस को मैंने शेयर करना है 52,750 डिवाइडेड बाई, अब चूंकि 100% है सिंपली इसका मैं मल्टीप्लाइड बाई उनकी ओरिजिनल परसेंट ले लूंगा 0.6। 60% ले लूंगा तो मल्टीप्लाइड बाई 0.6 हो जाएगा। ठीक है, या 0.6 की बजाय मैं मल्टीप्लाइड बाई इसका अपना सेल ले लेंगे, 60% इसको आ जाएगी। अब तीनों में यहाँ पे चली जाएगी मेंटेनेंस की कॉस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है और स्टोर को भी चली जाएगी। मैं अगर इसका टोटल करता हूँ तो आई विल गेट अ फिगर ऑफ दिस मस्ट इक्वल टू द 52,750। इसका मतलब 52,750 मेंटेनेंस से निकल गई और निकल के जाके आपके बाकी डिपार्टमेंट्स को चार्ज होगी बेस्ड ऑन परसेंटेज। मेंटेनेंस जो है वो 60% मैन्युफैक्चरिंग को सर्विसेज दे रहा है, तो मेंटेनेंस की कॉस्ट 60% मैन्युफैक्चरिंग को दे दी, 20% असेंबलिंग को, 10% फिनिशिंग को और 10% स्टोर को दे दी। अब आते हैं स्टोर की कॉस्ट पे। तो स्टोर की कॉस्ट याद रखिएगा, आप जो टोटल है वो पहले 153,415 एक है, जिसका मतलब मैं क्या करूंगा, स्टोर की कॉस्ट जब मुझे लेनी है तो
3415 प्लस 5275, ये जो कॉस्ट हमें मेंटेनेंस से मिली है, अब चूंकि ये भी स्टोर का हिस्सा बन गई है तो मुझे तो टोटल स्टोर की कॉस्ट माइनस करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको उसमें ऐड करके मल्टीप्लाइड बाई अब परसेंटेजेस में लूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल परसेंटेज। जो स्टोर है मैन्युफैक्चरिंग को 40% सर्विसेज दे रहा है तो उसको चली जाएगी, और इसी तरीके से तीनों डिपार्टमेंट्स को, बल्कि चारों को ये कॉस्ट चली जाएगी। जाहिर है स्टोर अपने आप को तो सर्विस दे नहीं रहा तो उसको नहीं जाएगी, बट रिमेंबर दिस होल परसेंटेज मस्ट इक्वल टू व्हाट वी डिसाइडेड 158690। 158690 मतलब 153415 प्लस 5275, नीचे देखिए 1568,690 बनती है ये टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हमने स्टोर की निकाल के शेयर कर, ठीक है जी। अब स्टोर पे कहानी खत्म, जीरो हो गई, ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस पे फिर कॉस्ट आपने चार्ज कर दी हुई, ठीक है जी। यानी इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी स्टोर की कॉस्ट जो है दैट हैज बीन फिनिश्ड, खत्म हो गई है, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट मैं निकाल के शेयर कर चुका हूं इनमें। अलबत्ता मेंटेनेंस पे फिर 31738 इस स्टेप के बाद, ये जो स्टेप मैंने हाईलाइट किए, इसके बाद 31,738 फिर मेंटेनेंस पे आ, तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं इस 31,738 को शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस परसेंटेज। तो 60% इसके लिए है, ठीक है जी, 20% असेंबलिंग और 10% फिनिशिंग, एंड इसी तरीके से 10% स्टोर को भी ये चली जाएगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है दिस विल बिकम, ये टोटल आप नीचे देखेंगे तो 31,738, तो यही 31,738 है इसको मुझे। इस स्टेप के बाद आप अगर देखें तो 3,174 फिर स्टोर पे आ गई है, तो ठीक है, हम 3,174 या 3,174 को फिर से शेयर कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाई, लेकिन परसेंटेज अब स्टोर वाली लेंगे तो 40% इस पे चली जाएगी और बाकियों की सेम परसेंटेज, तो यू विल सी कि 635 फिर मेंटेनेंस पे आ जाएगी, ठीक है। अब इस 635 को फिर हम यहाँ से शेयर करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई स्टोर की परसेंटेज लेंगे, जो क्योंकि मेंटेनेंस की कॉस्ट है तो मेंटेनेंस वाली परसेंटेज ले लेंगे, इस पे आ जाएगी। उसके बाद यू विल सी कि ये फिर स्टोर पे आ जाएगी 64, तो 64 जो है वो स्टोर वाली कॉस्ट हम फिर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे विद द स्टोर परसेंटेजेस which are 40% to this and the remaining percentage 13 और 13, ठीक है। तो 26 यहाँ पे आ गई 40%, यहाँ पे आ गई 20%, यहाँ पे आ गई 20%, तो टोटल ये बनती है आपकी हाउ मच 51, वेयर एज 64 है। 100 से कम रह जाए ना तो हमें चाहिए कि हम इनको पूरी करें, तो हम क्या करेंगे कि हम बजाय इसको इस तरह से शेयर करने के 64 को हम डिवाइड कर लेंगे 80 से, स्टोर है ना, तो हम कहेंगे यार ये 80% है, अब इसको उसकी परसेंटेज से शेयर करो, तो 64 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 40, 40% इसको चली जाएगी। इसी तरीके से 64 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 20% इसको चली जाएगी, और 64 डिवाइडेड बाई 80 वो जो पहले हमने कहा था ना डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल परसेंटेज, तो 20 इसको चली जाएगा। तो अब आप इन चारों को तीनों को ऐड करें तो इट बिकम्स 64। अब 64 स्टोर की सारी कॉस्ट हमने प्रोडक्शन को दे दी है। अब आपको जो टोटल ओवरहेड्स बन गए हैं दीज आर allocated, apportioned and reapportioned. After all these steps जो आपके टोटल ओवरहेड्स आगे हैं वो हैं 3,32,000 समथिंग, ये मतलब these are the total allocated, apportioned and reapportioned. So this is the process of charging overheads to the production department. अब सारे के सारे overheads हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको क्या करना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उठा के
हमने यूनिट्स में चार्ज करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट्स में चार्ज करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि हमने क्या इनको नंबर ऑफ यूनिट्स पे चार्ज करना है, ठीक है, क्या हमने इनको लेबर आवर्स पे चार्ज करना है, क्या हमने इनको मशीन आवर्स पे चार्ज करना है। तो ये बात हमने की थी कि इट डिपेंड्स। अगर कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, एक ही प्रोडक्ट बनाती है, तो इन दैट केस हम उसको सीधा सीधा नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें। अगर वो कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है तो फिर हम लेबर आवर्स या मशीन आवर्स दोनों में से जो ज्यादा है वो लें। सो लेट्स से हम ये एग्जांपल लेते हैं कि अब हम एब्जॉर्प्शन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो सेम ओवरहेड्स भी ले सकते हैं, ये जो हमारे निकले हैं। ठीक है, इसी को हम लेके इस शीट पे भी ले जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में आई वुड से पेस्ट द लिंक। तो यहाँ पे मैं वो वाले ओवरहेड दे देता हूँ जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए। ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं का लिंक पेस्ट कर दिया ताकि जो हमारे ओवरहेड्स हैं वही जो हमने कैलकुलेट किए हैं पिछले में हम वही वाले ले लें। उसी की बेसिस पे हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं कि एलोकेशन अपॉर्चनमेंट की अपॉर्चनमेंट हो चुकी है। अब एब्जॉर्प्शन यूनिट्स में एब्जॉर्ब करना है। ये डाटा आपको गिवन है। हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के। तीनों में नंबर ऑफ 2 किस्म की प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में एक्स की भी 2000 यूनिट्स बन रही हैं, वाई की 5000, असेंबलिंग में एक्स की 1500, वाई की 4000 और फिनिशिंग में एक्स की 1200 और वाई नहीं बन रही। तो यहाँ से एक बात आपको फौरन से समझ आ जानी चाहिए कि फिनिशिंग में हम नंबर ऑफ यूनिट्स को लेंगे एज बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन। क्यों कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्ट ही एक बन रही है। व्हेन देयर इज अ सिंगल प्रोडक्ट तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स ली जाती हैं ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने। बट चूंकि मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए हम या तो लेबर आवर्स लेंगे या मशीन आवर्स। अब लेबर आवर्स भी दोनों के गिवन हैं, एक्स के 3 हैं, वाई के 4 हैं मैन्युफैक्चरिंग में। इसी तरह असेंबलिंग में प्रोडक्ट एक्स पे 5 घंटे लग रहे हैं, वाई पे 8 घंटे। फिनिशिंग में प्रोडक्ट एक्स पे 2 घंटे लग रहे हैं और वाई चूंकि बन ही नहीं तो कुछ नहीं लग रहा। इसी तरह मशीन आवर्स भी आपको दोनों गिवन हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 2 घंटे एक्स पे लग रहे हैं, 3 घंटे वाई पे लग रहे हैं। असेंबलिंग में 4 घंटे एक्स पे, 6 घंटे वाई पे। फिनिशिंग में 3 घंटे प्रोडक्ट एक्स और नथिंग ऑन वाई बिकॉज वाई फिनिशिंग में बन ही नहीं रही। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं फिनिशिंग का। याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हर डिपार्टमेंट का। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। ये जो आपको फर्स्ट फॉर्मूला येलो में गिवन है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। बजटेड ओवरहेड जो फिनिशिंग की है मेरे पास वो है 143611। बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है वो है 1200 यूनिट्स। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो G9 डिवाइडेड बाई G11, तो G9 143611 है और G11 में ये है। तो मैं कॉस्ट पर यूनिट इसको मैं जरा थोड़ा सा और कम राउंड में कर लेता हूँ, 3 डिजिट्स तक चला जाए तो 119.675 पाउंड पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट पे किया तो ये पर यूनिट। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग की तरफ। मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो चूंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं तो या तो मैं लेबर आवर्स दूंगा या मशीन आवर्स। उसके लिए मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में टोटल लेबर आवर्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं और टोटल मशीन आवर्स कितने, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेट्स से लेबर आवर्स मुझे कैलकुलेट करने हैं तो यू सी कि मेरे 3 एक्स पे घंटे लग रहे हैं और एक्स की 2000 यूनिट्स बन रही है। इसका मतलब 2000 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है जी, 2000 एक्स की यूनिट्स और एक यूनिट पे 3 घंटे प्लस मेरी 5000 यूनिट्स बन रही हैं वाई की, मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट पे मेरे लग रहे हैं घंटे 4। तो टोटल मेरे जो लेबर आवर्स लग रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो 26,000।
ठीक है, 26,000 ओवरहेड्स मेरे लग रहे हैं। तो इसको मैं 3 की बजाय मैं यहाँ पे इनका वो सेल रेफरेंस ले लेता हूँ ताकि मैं उसको आगे मूव करूँ तो सारों पे वो सेम कैलकुलेशन। 26,000 घंटे मैन्युफैक्चरिंग में है, इसी तरीके से 25,000 लेबर में है, और यहाँ पे इसलिए वैल्यू आ गई है कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू y गिवन है, y की वैल्यू गिवन ही नहीं है। मुझे यहाँ पे चाहिए भी नहीं क्योंकि यहाँ फिनिशिंग में तो मेरा ऑलरेडी जो यूज हो रहा है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं यूज कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज फॉरगेट दैट इन्फॉर्मेशन, इसका फिलहाल हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम फिलहाल यूज नहीं कर। येलो लाइन से नीचे नीचे की मैं डिस्कशन कर। अच्छा, तो ये मैंने क्या किया, नंबर ऑफ लेबर आवर्स कैलकुलेट कर लिए दोनों डिपार्टमेंट्स में। इसी तरीके से मैं मशीन आवर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। मशीन आवर्स के लिए ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले एक्स की यूनिट्स लेता हूँ, तो 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई मशीन आवर्स पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में जो लग रहे हैं वो है 2, ठीक है, प्लस y की 5000 यूनिट्स और मल्टीप्लाइड बाई जो मशीन आवर्स y में लग रहे हैं वो 3 लग रहे हैं। तो मेरे टोटल मशीन आवर्स 19,000 आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में और 38,000 असेंबली। तो नो इट इज ऑब्वियस कि मैन्युफैक्चरिंग में मैं लेबर आवर्स को यूज करूंगा एज अ बेस टू अब्सॉर्ब ओवरहेड, और असेंबलिंग में मैं मशीन आवर्स को यूज करूंगा एज अ बेस टू अब्सॉर्ब ओवरहेड्स। सो जब मैं ये अब्सॉर्ब करूंगा तो अगेन फॉर्मूला वही होगा, टोटल ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ 3,32,000 तो डिवाइडेड बाई 26,000 करूंगा। तो ये फॉर्मूला देखें ऊपर, E9 डिवाइडेड बाई E6। E9 में आपके ओवरहेड्स हैं और E6 में आपके ये 26,000 के ओवरहेड्स हैं। तो ये E9 डिवाइडेड बाई E6 यानी 3,32,593 डिवाइडेड बाई 26,000, मेरा ये जो अब्जॉर्प्शन रेट निकला है ये पर लेबर आवर है। दिस इज नॉट पर यूनिट, दिस इज पर लेबर आवर। इसी तरीके से असेंबलिंग में टोटल ओवरहेड जो हैं वो मेरे F9 में है, तो F9 इट मस्ट बी F9 डिवाइडेड बाई F7। तो आप देखें फॉर्मूला में दिस इज F9 डिवाइडेड बाई F7 यानी 2,03,796 डिवाइडेड बाई 38,000 मशीन आवर्स। क्योंकि मशीन आवर्स ज्यादा है तो यहाँ पे हम मशीन आवर्स लेंगे तो ये आपका अब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा 5.36 पर मशीन आवर। तो ये फर्स्ट स्टेप के तौर पे मैंने हर डिपार्टमेंट का अपना एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। अब सवाल ये, मुझे डिपार्टमेंट के एब्जॉर्प्शन रेट से कुछ नहीं लेना, मैंने प्रोडक्ट्स बेचनी है एक्स और वाई। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी एक्स की एक यूनिट पे टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है ओवरहेड्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इतना पता है कि फिनिशिंग की एक यूनिट पे तो 119 है, क्योंकि फिनिशिंग में बन ही एक्स रही है और वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। अलबत्ता मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में मुझे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो लेट्स से कि मेरा एक घंटे पे प्रोडक्ट एक्स की, ठीक है, वो मेरा लग रहा है 12.79 पर लेबर आवर। तो 12.79 पर लेबर आवर E20 आप ले लें मल्टीप्लाइड बाई लेबर आवर्स पर यूनिट एक्स पे कितने लग रहे हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा। यानी देखो एक घंटे का रेट है 12.79 और प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चरिंग में 3 घंटे ले रही है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 करूंगा तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरीके से मैं असेंबलिंग की बात करूंगा तो प्रोडक्ट एक्स का असेंबलिंग में जो रेट है, एक्स का या वाई का वॉट एवर, दोनों का रेट 5.36 है क्योंकि ये रेट असेंबलिंग का है। तो एक घंटे का रेट 5.36 है मल्टीप्लाइड बाई, चूंकि ये घंटे कौन से हैं, मशीन आवर्स के, तो मैं मल्टीप्लाइड बाई एक्स के मशीन आवर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी प्रोडक्ट एक्स की असेंबलिंग में कॉस्ट आ जाएगी। और फिनिशिंग में तो पर यूनिट कॉस्ट आई 119.675 रही है एक्स पे। मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स इज 179.5। फिर से मैं वाई की देख लें कैसे करता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। अगेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले मैन्युफैक्चरिंग का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लूंगा पर लेबर आवर है, मल्टीप्लाइड बाई वाई के लेबर आवर्स ले लूंगा, तो वाई के लेबर आवर्स मैन्युफैक्चरिंग में 4 है, ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग में वाई की पर यूनिट। इसी तरह मैं असेंबलिंग में वाई की कॉस्ट निकालनी है तो मशीन आवर्स रेट है
मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मशीन आवर्स ऑफ वाई, जो कि 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वो कॉस्ट आ जाएगी, और फिनिशिंग में तो वाई बन ही नहीं रही तो उसकी कॉस्ट आएगी भी नहीं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाई इज 83.347। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन। अब मैंने क्या किया है कि कॉस्ट को, ओवरहेड्स को यूनिट्स में एब्जॉर्ब कर दिया है। अब ये मेरा बजट है, मैंने क्या किया है, एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया है, पर यूनिट भी निकाल लिया है, पर आर भी निकाल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक्चुअल प्रोडक्शन जब देता हूं तो फिर मेरा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकलता है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है कि जब मेरी साल खत्म होता है, मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाते हैं, मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाती है, फॉर दैट फिर मेरी मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने जो ओवरहेड का एब्जॉर्ब किए थे वो कितने थे और एक्चुअल कितने हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि लेट्स से मैंने अज्यूम किया कि मेरी एक यूनिट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा 5 और मैंने एक्चुअल में 100 यूनिट्स बनाई है, तो इसका मतलब अगर एक यूनिट पे 5 ओवरहेड्स आ रहे हैं तो 100 पे 500 आने चाहिए। ये जो आने चाहिए ना, इनको हम कहते हैं एब्जॉर्ब। एक्चुअल ओवरहेड्स आए कितने हैं, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मेरा निकल आता है कि मैंने एब्जॉर्ब ज्यादा किए थे या एब्जॉर्ब कम। लेट्स से एब्जॉर्ब 500 थे, एक्चुअल 500 से कम हुए तो ओवर एब्जॉर्ब, क्योंकि एब्जॉर्ब करना है। एक्चुअल 500 से ज्यादा हुए तो दिस इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब जो है वो कम है।